Hello everyone! How are you? Hope you are doing good. Okay, so in the last lecture we had seen with computer technology. Okay, कि कंप्यूटर कैसे ऑपरेट करता है, हाउ इज इट यूजफुल इन द स्टडी ऑफ इकोनॉमिक्स दैट वी हैड ऑलरेडी सीन. ओके, अब आज का हमारा जो टॉपिक है वो है इंटरनेट टेक्नोलॉजी. तो हम सब ने 11th स्टैंडर्ड ओसीएम में पढ़ के रखा हुआ है कि व्हाट इज इंटरनेट, हाउ इज इंटरनेट जनरेटेड, who is the owner of internet, why do we have to pay for internet, what is going to be the speed, it is going to depend on what, all these things we have already seen in 11th standard. फिर भी एक बेसिक चीज आपको बता देना चाहूंगा कि इंटरनेट का कोई मालिक नहीं है. ओके, इंटरनेट जो सर्विसेज हैं वो ऑप्टिकल फाइबर से पूरे वर्ल्ड में प्रोवाइड की जाती हैं. अलग अलग ओशंस में, वाटर बॉडीज में ये ऑप्टिकल फाइबर केबल्स जिसकी साइज एक ह्यूमन हेयर जितनी होती है, ऐसे बहुत सारे केबल्स को एक बड़े से केबल में कनेक्ट करके पूरी दुनिया में बिछा दिया है. ये बिछाने का काम किसका है? टीयर 1 कंपनी का है, मतलब कंपनी विच इज एट लेवल 1, फर्स्ट लेवल. ओके, ये केबल्स पूरी दुनिया में बिछे हुए हैं थ्रू द ओशंस दैट आर अवेलेबल, और ये सारे केबल्स एक सर्वर में कनेक्ट किए जाते हैं जो आपकी कंट्री की बॉर्डर पे लाके छोड़ देते हैं. देन कम्स कि ये दुनिया तो कनेक्ट हो गई इंटरनेट के माध्यम से, बट अंदर अंदर हमें अपने देश में कनेक्टिविटी बनानी है, तो अपने कंट्री में भी ये फाइबर का कनेक्शन भेजना पड़ेगा, विच इज एग्जैक्टली डन बाय जियो कंपनी इन इंडिया. पिछले 5 साल से वो इसी काम में लगा हुआ था कि कैसे पूरे इंडिया को कनेक्ट किया जाए थ्रू ऑप्टिकल फाइबर मैकेनिज्म. ओके, फिर ये हो गई अपनी टीयर 2 कंपनी. अब जियो के बहुत सारे केबल्स पूरे इंडिया में बिछे हुए हैं और दूसरी कंपनी भी इसको हायर करना चाहती है इन सर्विसेज को, तो वो हायर कर सकती है, इनके केबल्स यूज कर सकती है. दैट इज टीयर 3 कंपनी. ओके, एनीवेज, सो इंटरनेट कैसे पूरी दुनिया को कनेक्ट करता है, कैसे मैसेज भेजे जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, कैसे हम फोन पे बात कर सकते हैं, कैसे हम हमारे लैपटॉप पे इजीली कनेक्ट कर देते हैं विथ एनी पर्सन हु इज एनीवेयर इन द वर्ल्ड. All these are not new things for you. You have experienced internet technology. Using internet technology, you very well know that it is a very convenient tool for us to learn good things as well as bad things. ठीक है? Anyways, we'll focus on good things in this lecture, है ना? और हम इस बात पे फोकस करेंगे कि इंटरनेट टेक्नोलॉजी हमारी पढ़ाई में, हमारे एकेडमिक्स में कैसे काम में आता है. ओके, चलिए, तो सबसे पहला अपना टॉपिक है ट्यूटोरियल्स. व्हाट डू यू मीन बाय अ ट्यूटर? ट्यूटर मीन्स अ टीचर एंड एजुकेटर. ओके, जो आपको ट्यूशंस देते हैं वो कौन है? ट्यूटोरियल्स हैं. मतलब जहां से भी हमें ज्ञान मिल सके ऐसी व्यक्ति को हम क्या बोलते हैं? ट्यूटर बोलते हैं, एजुकेटर बोलते हैं. उस इंस्टीट्यूशन को हम क्या बोलते हैं? ट्यूटोरियल्स बोलते हैं. अब बहुत सारे ऐसे एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स हैं पूरी दुनिया में जिन्होंने इंटरनेट के माध्यम से अपनी एजुकेशनल सर्विसेज पूरी दुनिया को पहुंचाने की कोशिश करी है. लेट अस सी हाउ दे डू, व्हाट दे डू यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी. सबसे पहले देखो, लिखा है सम एजुकेशनल वेबसाइट्स पुट पीपीटीज, दैट इज पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस एंड स्टडी मटेरियल. वो इतना रख के बैठ जाते हैं, हमारा पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन है, हमारा स्टडी मटेरियल है, हमारी वर्कशीट्स हैं, वो हम आपको हमारी वेबसाइट पे प्रोवाइड करेंगे. आप अपने आप उन चीज़ों को एक्सेस कर सकते हो, डाउनलोड करके प्रैक्टिस कर सकते हो, लेकिन कोई डाउट डिफिकल्टी आए तो हमको पूछने का नहीं. ठीक है, ये एक तरफा एजुकेशन है, फ्री ऑफ कॉस्ट एजुकेशन है जो ये एजुकेशनल वेबसाइट्स प्रोवाइड करती हैं. फिर उसमें आएगा कि अगर आपको हमारी सर्विसेज चाहिए आपके डाउट सॉल्व करने के लिए, आपके साथ खड़े रहने के लिए ड्यूरिंग डिफिकल्ट टाइम्स, ड्यूरिंग योर एग्जामिनेशन टाइम, एंड यू वांट एडिशनल सपोर्ट फ्रॉम अस,
then you have to make payment of an yearly amount of, let us say, 10,000, 20,000, 50,000, depending upon what course you are selecting. तो एडिशनल फीस देकर आपको एडिशनल सर्विसेज भी ये एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स प्रोवाइड कर देते हैं. कुछ एजुकेशनल इंस्टीट्यूट्स एक्टिव लर्निंग के लिए भी जाते हैं. नाउ व्हाट डू यू मीन बाय एक्टिव लर्निंग? लेट अस सी दैट. वीडियो लेक्चर्स ऑफ एक्सपर्ट्स. ठीक है, अभी भी आप जब मुझको सुन रहे हैं, मीडियम ऑफ कम्युनिकेशन क्या है? वीडियो लेक्चर्स ही तो है. ऑफ एक्सपर्ट्स ऑफ द रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट एंड लाइव लेक्चर्स. तो आप लोग लाइव जूम पे भी तो मिलते हैं उन्हीं एक्सपर्ट से. यस और नो? सो एक हो गया अपना रिकॉर्डेड वीडियो लेक्चर्स देखना, और दूसरा हो गया सोर्स ऑफ लर्निंग कौन सा? लाइव लेक्चर्स, जो आपके अभी जूम सेशंस चल रहे हैं. ठीक है, अब ये लिखा है, आगे पढ़ो. ऑफ इंस्टीट्यूट्स कैन बी लिसन्ड एंड वॉच्ड, मतलब देखना और सुनना दोनों पॉसिबल है ऑन इंटरनेट by enrolling on such sites. Now the question comes, sir enrolling करने का कैसे? तो आप लोग कैसे enroll हुए हैं? You will as an organization में, you will learn app में, after making payment of fees. Either you make the payment of fees physically in person, which majority of you have paid, or else you can also become our online student through online payment itself. ठीक है? So all these things are nowadays very simple. कोरोना काल ने हमको ये सारी चीज अच्छे से बता दी है कि कैसे इंटरनेट टेक्नोलॉजी का उपयोग ट्यूटोरियल्स में भी होता है और एक्टिव लर्निंग में भी होता है. ठीक है, लेट अस सी अ फ्यू ऑफ देम. ये हम पहले भी देख चुके थे, डिस्कस कर चुके थे. यू एकेडमी है, बाइजूस है, ऑनलाइन यारी है, अन अकेडमी है, मेरिट नेशन है, वेदांतु है, अपग्रेड है, टॉपर है, और इन सबसे टॉप पे यू विल लर्न ऐप भी तो है, विच सर्व्स एज एन इंस्ट्रूमेंट टू हेल्प स्टूडेंट्स अचीव देयर गोल्स. कि आपको एग्जामिनेशन का अब कोई फियर नहीं होना चाहिए विद द प्रेजेंस ऑफ यू विल लर्न ऐप. आपने अगर इसमें एनरोल किया है तो आप जितने भी लेक्चर्स हैं वो कभी भी कितनी भी बार देख सकते हैं 24/7. किसी टॉपिक में डाउट आया, आपने लर्न ऐप खोला, उसमें वो टॉपिक आपने खोला और उसको वापस समझ लिया. अगर फिर भी समझ में नहीं आता तो स्क्रीन पे मोबाइल नंबर भी होता है जिसपे आप डाउट पूछ सकते हो, है ना. सो ऑल दिस सपोर्ट इज पॉसिबल फॉर अस टू प्रोवाइड यू टुडे बिकॉज वी हैव इंटरनेट टेक्नोलॉजी. अगर ये इंटरनेट नहीं होता तो पता नहीं आपकी पढ़ाई कैसे होती ये कोरोना काल में. And with the arrival of this virus, the importance of internet technology has reached its topmost level. और कहा जाता है कि भविष्य यही है. Educators will not need a huge space, will not require big classrooms. We will change the way we are learning. So, depending upon person to person, the experience may be different. Some people are very happy with internet learning, some people are not. But ultimately, एक option हमारे पास available हो गया, that is through internet technology. Okay, understood? So tutorials and active learning can take place with the help of internet technology. ये लेफ्ट हैंड साइड वाला जो है वो आप लिख लेंगे, फिर हम आगे बढ़ेंगे. चलिए नेक्स्ट, रीडिंग मटेरियल मतलब क्या? न्यूमरस बुक्स are available online free of cost for reading. Good research articles, copies of journals etc can be read. So आपको कोई भी प्रकार का ई मटेरियल चाहिए, ओके, ई बुक्स चाहिए, ई जर्नल्स चाहिए, वो सारी बुक्स आपको कहाँ मिलेगी? इंटरनेट टेक्नोलॉजी में मिलेगी. देखो लिखा हुआ आ गया, ई बुक्स एंड ई जर्नल्स कैन बी एक्सेस्ड बाय पेइंग एनुअल फीस टू. So I have a few friends in US. वो लोग बोलते हैं कि हम हमेशा ऐसी बुक्स ऑनलाइन खरीदते हैं जो हमें पढ़नी ना पड़े, हम उसको सुन सके. मतलब आप उस बुक को रीडिंग से लिसनिंग मोड में भी डाल सकते हो. ऐसी भी टेक्नोलॉजी अवेलेबल है. वो डेफिनेटली उस लैंग्वेज में ही पढ़ेगा जिस लैंग्वेज में वो बुक लिखी गई है, और उसकी पेस भी आप एडजस्ट कर सकते हो. You want to read fast,
you want to read medium or you want to read very slowly, ये स्पीड तक आप एडजस्ट कर सकते हो। ऐसे भी एप्स बने हैं फॉर रीडिंग बुक्स। ये खास करके उनके लिए है जिनको बुक पढ़ना अच्छा लगता है। तो फिजिकल कॉपी लेके बैठो, फिर उसको पढ़ो, फिर उसमें मार्क करो, ये सब झंझट नहीं। आपके मोबाइल में ही ये ऐप डाउनलोड करो, उस ऐप में जाओ, जो किताब आपको सिलेक्ट करनी है सिलेक्ट करो, उसको पढ़ना स्टार्ट करो। और पढ़ना भी नहीं है क्योंकि आंखें खराब होंगी मोबाइल में बार बार कंटिन्यूअसली चीजें देख के, है ना। सो यू कैन ऑल्सो ऑप्ट फॉर लिसनिंग मोड, मतलब somebody else is going to read that book for you, you just have to listen and learn। ऐसे ऑप्शंस भी मार्केट में अवेलेबल है। चलिए एक ऐसा वीडियो देखते हैं जो आपको रीडिंग मटेरियल के बारे में थोड़ा ज्ञान देगा आपकी स्क्रीन पे। We often hear that the academic monograph is in crisis. Sales and usage of print books have declined, and one study at a research library showed more than half of its print books have never circulated. However, once JSTOR made scholarly monographs easy to discover and access online, we found that they were heavily used. In fact, ebook usage on our platform has increased by at least 50% each year. Here's just one example of how we're working with publishers to give monographs a new life online. Yale University Press recently digitized a set of classic titles including Democracy and Plural Societies by Aaron Leiphart. This title explores how to maintain stable democracies in countries with deep religious, ideological, or cultural divides. It was originally published to acclaim in 1977 and became available digitally for the first time in 2016. Now, it's easy to find because it's cross-searchable with journal articles and other resources on JSTOR, and it's easy to use, with unlimited DRM-free access at participating libraries. A new generation of scholars is now working with this important content, and it's been used more than 4,000 times in just 2 years. Of course, this won't surprise anyone who's familiar with the story of JSTOR. When we first digitized archival journals, they received greater usage than anyone expected. A similar transformative shift is now underway for monographs. The important research contained in tens of thousands of print books is now easy to discover and access online, and the value of this content has been revealed. So what did you observe? बुक्स का जो सेल है वो धीरे धीरे डाउन जा रहा है। लाइब्रेरी में 50% ऑफ द बुक्स वेर सच विच वेर नेवर सर्कुलेटेड। लाइब्रेरी अब लोग खाली अपना एकेडमिक करियर पूरा करने जा रहे हैं। रीडिंग लोगों का बहुत कम हो चुका है बिकॉज नाउ वी आर एक्सपोज टू सो मेनी थिंग्स कि अपने को वीडियोस देखने में, यूट्यूब पे सर्च करने में और फनी वीडियोस, एंटरटेनमेंट, इन सब पे हमारा ध्यान डाइवर्ट हो चुका है। सो किताबें जो मीनिंगफुल होती हैं वो आजकल कोई पढ़ ही नहीं रहा, और पढ़ना भी है जिसको वो कहाँ शिफ्ट हो चुका है, सॉफ्ट कॉपी पे शिफ्ट हो चुका है। हार्ड कॉपी अभी कोई लेता देता नहीं है। द अमाउंट ऑफ सर्कुलेशन ऑफ हार्ड कॉपी बुक्स हैज ड्रास्टिकली गॉन डाउन, और इसका कारण क्या है? इंटरनेट टेक्नोलॉजी। वो आ गया तो अब हमें ई बुक्स मिल रही हैं, ई जर्नल्स मिल रही है, तो हम ये फिजिकल कॉपी क्यों खरीदें, क्यों उसको संभालें, क्यों स्पेस का वेस्टेज करें, जबकि सब कुछ हमारे पास सॉफ्ट कॉपी में अवेलेबल हो सकता है। ठीक है, पहले आप किसी डॉक्टर के यहाँ जाते थे, किसी चार्टर्ड अकाउंटेंट के यहाँ जाते थे, कोई भी प्रोफेशनल के यहाँ जाते थे ना, तो बाहर रिसेप्शन में जो वेटिंग एरिया होता है उसमें भी जर्नल्स, पीरियोडिकल्स, ये सब रखते थे। अब उन्होंने भी रखना बंद कर दिया है क्योंकि उनको मालूम है कि वेटिंग पीरियड इज नॉट गोइंग टू बी अ बिग हेडेक फॉर एनी ऑफ देयर कस्टमर्स बिकॉज नाउ ऑल हैव मोबाइल फोन्स विद देम। उसी पे वो टाइम पास कर लेते हैं, है ना। अभी कहीं पर भी जाओ आप, वो पीरियोडिकल, जर्नल, वो मैगजीन उठाओ, पढ़ो, ऐसा सब होता क्या है। और अभी तो डॉक्टर के यहाँ जाते हैं तो ये भी खतरा रहता है कि ये मैगजीन को मैं छूऊंगा, पता नहीं उस मैगजीन को पूरे दिन में कितने लोगों ने छुआ होगा और उसमें से किसी को कोरोना हुआ होगा, तो ये बहुत बड़ा क्वेश्चन आ जाता है। सो सॉफ्ट कॉपी इज द न्यू थिंग, और इसके लिए इंटरनेट टेक्नोलॉजी इज वेरी यूजफुल। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। इंफॉर्मेशन, आपको अनगिनत, अनलिमिटेड इंफॉर्मेशन मिल सकती है थ्रू इंटरनेट। कभी भी बैठ के कोई टॉपिक के बारे में सर्च करो,
तुरंत 50, 100, 200, हजारों रिजल्ट्स आपको मिल जाएंगे when you search for one particular topic. You just have to enter the name of the topic. Okay? जैसे इजिप्ट, तो इजिप्ट टाइप करके एंटर करो, आपको इतने सारे पिरामिड्स, इतनी सारी इंफॉर्मेशन इजिप्ट के बारे में मिलेगी कि आप पढ़ते पढ़ते थक जाओगे, लेकिन वो इंफॉर्मेशन देते देते नहीं थकेगा. क्यों? क्योंकि वो इंटरनेट है. ओके, चलिए. Unlimited information can be obtained via internet. We know that different universities, their courses, scholarships, procedure for admission and other information can be obtained from internet. So आपकी बुक में जो भी पर्पसेस लिखे हैं वो प्योरली एजुकेशनल पर्पस है, जिसके लिए हम इंटरनेट का उपयोग करने वाले हैं. हम यहाँ पर जो डिस्कस कर रहे हैं इट इज बियॉन्ड एकेडमिक्स. यू वांट इंफॉर्मेशन अबाउट एनीथिंग A to Z in this world is available on internet. हाँ, वो इंफॉर्मेशन कितनी सही कितनी गलत ये आपको डिसाइड करना है. यू शुड बी हैविंग दैट मच ऑफ विजडम. ओके, बट इंफॉर्मेशन आपको मिलेगी. ओके, जैसे कि आप देख सकते हैं अलग अलग सर्च इंजिन्स हैं, जिसमें से 92% ऑफ द टोटल पॉपुलेशन ऑफ द वर्ल्ड यूज गूगल, क्योंकि इट इज द मोस्ट पॉपुलर सर्च इंजिन एंड इट गिव्स यू रिजल्ट्स लाइक दिस. उसके अलावा याहू का भी सर्च इंजिन है, ask.com भी है, MSN मैसेंजर ओके वो भी है, बिंग भी है, अबाउट भी है. ये सारे अलग अलग सर्च इंजिन्स लोगों ने बना के रखे, लेकिन वो अभी उतने डेवलप नहीं हुए जितना गूगल अपने आप को डेवलप कर चुका है. ठीक है, गूगल इज एट अ डिफरेंट लेवल. सो वहां पे जाके आप कुछ भी टाइप करो, उसकी जो भी इंफॉर्मेशन गूगल के पास होगी वो फटाक से आपके सामने पटक के रख देगा. और फिर वो इंफॉर्मेशन का आपको क्या करना है, कैसे यूज करना है, दैट डिपेंड्स सोनली अपॉन यू. है ना. अब इसमें पॉजिटिव बात भी है और नेगेटिव बात भी है, क्योंकि आप अगर अच्छा सीखना चाहो तो वो भी सीख सकते हो, और बुरा सीखना चाहो तो वो भी सीख सकते हो. सुसाइड कैसे करना, तो गूगल आपके सामने अलग अलग रिजल्ट्स ला के रख देगा. हजारों तरीके हैं जिससे लोग सुसाइड कर सकते हैं, आपको उसका भी ज्ञान मिलेगा. ठीक है, और जो अच्छा सोच के बैठे हैं, somebody wants to search कि वॉशिंग मशीन कैसे बनते हैं, somebody wants to search कि फर्नीचर कैसे बनता है, somebody wants to search कि ये पर्टिकुलर पेंटर की कितनी पेंटिंग्स हैं, उसकी क्या वेल्थ है, उसकी पेंटिंग किन किन ने खरीदी, कहाँ कहाँ बिकी, कहाँ कहाँ उसके शोज होंगे. ऑल ब्लडी इंफॉर्मेशन इज अवेलेबल ऑन द इंटरनेट. सो ये एक ऐसा सोर्स है, एक ऐसा जगह है, एक ऐसा माध्यम है जिसको हम हमारा नॉलेज बढ़ाने के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं. ओके, ऑल दीज थिंग्स यू नो ओनली. ओके, सो लेफ्ट साइड ऑफ द स्क्रीन में जो भी है वो हम लिख लेंगे. ओके, फिर आगे बढ़ेंगे. नेक्स्ट, मिसलेनियस. ओके, मिसलेनियस में क्या क्या आता है, लेट अस सी. कोट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट, नेम ऑफ रेफरेंस बुक्स एक्सेट्रा आर अवेलेबल ऑन इंटरनेट. अब ये जो कोट्स हैं, अब यहाँ पे क्या लिखा है, कोट्स ऑफ इकोनॉमिस्ट. अभी इकोनॉमिस्ट के कोट में किसको इंटरेस्ट है, हमको कौन से कोट्स में इंटरेस्ट है, लेट अस सी दैट ऑन योर स्क्रीन. तब से तो ये क्या कर रहा है? अरे यार ऐसे थोड़ी मानेगी. ओए बात करने से ही बात बनती है. So honestly tell me, have you not used internet for the same purpose? किसी को बर्थडे विश करना है, अपने बर्थडे पे रिप्लाई करना है, किसी का स्पेशल कुछ ओकेजन है उस पे आपको कॉन्ग्रेचुलेशंस बोलना है, अरे किसी की डेथ हो गई वहां पे आपको एक कॉन्डोलेंस का मैसेज भेजना है, तो ये सारी चीज के लिए आप इंटरनेट यूज कर रहे हो क्योंकि प्रोफेशनल दिखना चाहिए. शायद आप लोगों ने अभी इसका वो प्रोफेशनल यूज नहीं किया. मे बी यू आर इंटरेस्टेड इन दीज थिंग्स दैट दिस गाय वॉज इंटरेस्टेड. शर्मन जोशी, लव कोट्स, ये कई लोगों ने किए होंगे, लेकिन जब आप प्रोफेशनल दुनिया में जाएंगे, थोड़े और बड़े होंगे, बिजनेस करेंगे, आप जॉब करेंगे,
किसको क्या मैसेज कौन सी लैंग्वेज में भेजना, उसके लिए भी आप इंटरनेट का सहारा लेंगे. सो दिस पर्टिकुलर टेक्नोलॉजी इज ऑल्सो हेल्पफुल फॉर अदर मिसलेनियस पर्पसेस. रेफरेंस बुक्स लिखा है, मतलब क्या, आपको एक टॉपिक पढ़ना है तो उसके लिए कौन सी रेफरेंस बुक अच्छी रहेगी, ये भी आपको कहां से मालूम पड़ेगा, इंटरनेट से मालूम पड़ सकता है. ओके, चलिए आगे देखते हैं. डेटा. लॉट ऑफ सेकेंडरी डेटा इज यूज्ड इन इकोनॉमिक्स. सो व्हाट इज सेकेंडरी डेटा? पहली बार किसी ने डेटा ऑलरेडी बनाया था, दैट वाज प्राइमरी डेटा, बिकॉज दे देमसेल्व्स हैव डन द सर्वे एंड क्रिएटेड अ डेटा. अब उसी डेटा को जब मैं यूज करूंगा तो मेरे लिए वो डेटा कौन सा होगा, सेकेंडरी डेटा होगा. सो इंटरनेट पे आपको कौन सा डेटा मिलेगा, प्राइमरी की सेकेंडरी? इट विल बी डेफिनेटली सेकेंडरी ओनली, नो, क्योंकि प्राइमरी डेटा तो ऑलरेडी इंटरनेट में जिसने अपलोड किया है उसके लिए वो प्राइमरी डेटा था, अपने लिए क्या है वो सेकेंडरी डेटा. ये सेकेंडरी डेटा को अचीव करने में भी इंटरनेट टेक्नोलॉजी का इंपॉर्टेंट रोल रहता है. ठीक है, चलिए फिर. वी यूज डेटा ऑन बजट, बैंकिंग, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन, एक्सपोर्ट्स एंड इंपोर्ट्स, पॉवर्टी, एम्प्लॉयमेंट, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन एक्सेट्रा. अनगिनत डेटा जो इकोनॉमिक्स में यूज हो रहे हैं, सारे के सारे डेटा आपको इंटरनेट लाके दे देगा. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं. दिस डेटा कैन बी एक्सेस्ड फ्रॉम ऑथेंटिक वेबसाइट्स. सो ऑथेंटिक वेबसाइट का क्या मतलब होता है, ट्रस्टवर्दी वेबसाइट, जेन्युइन वेबसाइट, जिसपे पूरा ब्रह्मांड भरोसा कर सकता है, जिसमें एंटर होकर किसी भी प्रकार का कोई वायरस आ जाएगा ऐसा खतरा होता नहीं है. सो ऑथेंटिक इंफॉर्मेशन मतलब क्या, ट्रस्टवर्दी इंफॉर्मेशन विच कैन बी रिसीव थ्रू ऑथेंटिक वेबसाइट्स. नाउ हाउ टू नो कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है और ये ऑथेंटिक नहीं है, तो कंप्यूटर इटसेल्फ थ्रू इंटरनेट आपको ये बता देगा कि ये वेबसाइट ऑथेंटिक है कि नहीं है. साथ ही साथ आपको अलग अलग वेबसाइट्स पे जब आप जाओगे ना तो उसका फीडबैक भी वहां लिखा होता है. ओके, उसकी रेटिंग भी अवेलेबल होती है. एंड वी नॉर्मली व्हेनेवर वी डाउनलोड सर्टेन एप्स ऑन अवर मोबाइल, तब भी हम रेटिंग देख के डाउनलोड करते हैं. 4, 4.5, 5 स्टार हो तो ही डाउनलोड करने का, 3 स्टार, 2.5 स्टार है तो हम डाउनलोड नहीं करते. साथ ही साथ वहां पर रिव्यूज भी लिखे होते हैं, तो वो रिव्यूज पढ़ के भी हमें मालूम पड़ जाता है कि सच वेबसाइट इज ऑथेंटिक, जेन्युइन, ओरिजिनल और इट इज फेक. ओके, some organizations and agencies functioning at international level like CSO, NSSO, WHO, UNO, CMI, ILO, ILO, IMF and World Bank etc. collect and publish data on such websites. ठीक है, अब ये ऑर्गेनाइजेशन के क्या नाम है, ये शॉर्ट फॉर्म में तो लिखा हुआ है लेकिन इसका फुल फॉर्म शायद आपको मालूम ना हो, इसीलिए हम उसको लिखेंगे. सो ये स्लाइड में आपको लेफ्ट साइड वाला भी लिखना है और राइट साइड वाला भी लिखना है. तो चलिए फुल फॉर्म देखते हैं. सबसे पहला NSSO, नेशनल सैंपल सर्वे ऑर्गेनाइजेशन, WHO, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, UNO, यूनाइटेड नेशंस ऑर्गेनाइजेशन, CMI मतलब सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी, ILO, इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, IMF, इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड, वर्ल्ड बैंक तो है ही, और एक रह गया है ना, CSO. ये स्लाइड थोड़ी जल्दी में बनाई थी तो वो रह गया है, CSO, दैट इज सेंट्रल स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन. तो वो भी आप लोग लिख लेंगे. ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं. क्वेश्चन इन यूजिंग इंटरनेट टेक्नोलॉजी, मतलब इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करते समय कुछ बातों का आपको ध्यान रखना है. ठीक है, लेट अस सी. इंटरनेट इज ओनली अ टूल, है ना, तो ये खाली एक टूल है, ये अपने आप में कोई रिजल्ट जनरेट करने वाला नहीं है. इट कैन नॉट रिप्लेस बुक्स एंड टीचर्स. सीधी सी बात है, किताब अपना काम करेंगे, टीचर्स अपना काम करेंगे, इंटरनेट अपना काम करेगा. सो ये एक सपोर्ट है, ये कोई रिप्लेसमेंट के तौर पे काम करने वाला नहीं है. अ लॉट ऑफ सबस्टैंडर्ड मटेरियल मतलब बेकार क्वालिटी का मटेरियल
गलत सलत इंफॉर्मेशन, आगे लिखा है इररिलेवेंट इंफॉर्मेशन, मतलब ऐसी इंफॉर्मेशन जो अपने टॉपिक से नहीं जुड़ी हुई, वो भी आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेगी। मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन, मतलब इंटरनेट आपको गलत इंफॉर्मेशन भी प्रोवाइड कर सकता है, मिसलीड भी कर सकता है, और इसीलिए कहा जाता है कि इंटरनेट से मिलने वाली सब इंफॉर्मेशन पे भरोसा मत करो, वेरीफाई विद एक्सपर्ट्स, क्रॉस वेरीफाई विद देम whether this thing in real works or not. Plagiarized articles, what do you mean by plagiarized articles? Plagiarize मतलब मैंने सपोज आज एक आर्टिकल लिखा, आपने उस आर्टिकल को कॉपी कर लिया और वो कॉपी करने के बाद पब्लिश कर दिया ये बोल के कि ये आर्टिकल तुम्हारा है, इसको क्या बोलते हैं? प्लेगियराइज्ड आर्टिकल्स। मतलब कॉपीड मटेरियल बट द पर्सन हु कॉपीड does not mention that he has copied, he publishes this article as if this article was his own written, ठीक है? इन शॉर्ट, किसी की मेहनत पे चर खाना, ये क्या है? प्लेगियराइज्ड आर्टिकल्स है। ओके, they are also found on internet. Readers must have the wisdom of identifying the authentic material on internet. मतलब कौन सा सही कौन सा गलत, ये अक्ल आप में होनी चाहिए, because internet will provide you both real as well as fake, but whom to trust, whom not to trust, that wisdom, that knowledge you should have, because you are using internet at your own risk. कई बार इंटरनेट से हमको ऐसी ऐसी इंफॉर्मेशन मिलती है जिनका वास्तविक जीवन से कोई संबंध ही नहीं होता है। अंधविश्वास की जो बातें होती हैं वो भी आपको इंटरनेट पे देखने को मिलेंगी, बट to trust that or to not completely depends upon you only. चलिए आगे देखते हैं। अब ये क्वेश्चन तो हो गया, इसको लर्न कैसे करने का? यस, राम भगवान जिनके मंदिर की स्थापना अभी अभी हुई है, ठीक है, थैंक्स टू नरेंद्र मोदी जी, फाइन। अब आया क्या? नो 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 नो, ऐसा क्यों? राम ने कभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करी थी क्या? द आंसर इज नो। So, Ram didn't use internet technology, ये अपना आंसर है, क्योंकि क्वेश्चन क्या था? इंटरनेट टेक्नोलॉजी। तो हम अपने आप से सवाल क्या पूछेंगे? राम ने कभी इंटरनेट टेक्नोलॉजी यूज करी थी क्या? द आंसर इज नो। सो राम डिडंट यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आर फॉर रीडिंग मटेरियल, ए फॉर एक्टिव लर्निंग, एम फॉर मिसेलेनियस, डी फॉर डेटा, आई फॉर इंफॉर्मेशन, टी फॉर ट्यूटोरियल्स। ठीक है, एक बार फिर से देख लेते हैं। सो इंटरनेट टेक्नोलॉजी का क्वेश्चन क्या है? डिड राम यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी? द आंसर इज नो, राम डिडंट यूज इंटरनेट टेक्नोलॉजी। आर फॉर रीडिंग मटेरियल, ए फॉर एक्टिव लर्निंग, एम फॉर मिसेलेनियस, डी फॉर डेटा, आई फॉर इंफॉर्मेशन, टी फॉर ट्यूटोरियल्स। ओके, अंडरस्टूड? चलिए अब इस चैप्टर का आखिरी टॉपिक है, दैट इज डेटा सीडीज। सीडी का फुल फॉर्म क्या होता है बेटा? कॉम्पैक्ट डिस्क, ये हम सबको मालूम है, और सीडीज हमने यूज भी करी है, ठीक है। चलिए, सम अथॉरिटीज एंड एजेंसीज कलेक्ट एंड पब्लिश इंफॉर्मेशन एंड डेटा ऑफ इकोनॉमिक इवेंट्स ऑन अ कॉम्पैक्ट डिस्क एंड सेल देम फॉर रिसर्च एंड स्टडी। कई ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो पहले के जमाने में क्या छापते थे? सीडीज छापते थे। अपना डेटा रिफ्लेक्ट करना है, प्राइमरी डेटा जो सर्वे उन्होंने किया, क्योंकि तब ना सब कुछ हम क्लाउड पे चढ़ा नहीं सकते थे। क्लाउड मतलब सबको मालूम है, वो नहीं, बादल नहीं, क्लाउड मतलब इंफॉर्मेशन ऑन द क्लाउड। इंटरनेट का ये टर्मिनोलॉजी है जहां पे आप पूरा डेटा सर्वर पे स्टोर करते हो, उसको क्या बोलते हैं बेटा? क्लाउड बोलते हैं, ठीक है। सो पहले वो फैसिलिटी अवेलेबल नहीं थी, तब लोग क्या करते थे? अपना जो भी डेटा है उसकी सीडीज बनाते थे, क्योंकि सीडीज वर यूज्ड एज अ टूल टू स्टोर लॉट ऑफ डेटा। ओके, लेट अस सी सम डेटा सीडीज फ्रीक्वेंटली यूज्ड इन इकोनॉमिक्स आर सीडी ऑफ नेशनल अकाउंट्स ऑफ इंडिया, सीडी ऑफ सेंसस ऑफ इंडिया, जो हर 10 साल में एक बार होता है, जिसमें पॉपुलेशन का गणतरी होता है। फिर सीडी ऑफ एनुअल सर्वे ऑफ इंडस्ट्रीज इन इंडिया, सीडी ऑफ एनएसएसओ, National Sample Survey Organization, CD of data pertaining to any Ministry of India provided by Statistical Department,
Agencies like CMIE, Center of Monitoring Indian Economy, also create expensive data software which can be purchased by research institutes and corporations. So अलग अलग रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, वो ये सीडी खरीद के अपना रिसर्च एनालिसिस कामकाज आगे बढ़ा सकते हैं. ठीक है, चलिए आगे देखते हैं कि पहले आपको मालूम होगा तो ग्रामोफोन यूज होता था फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक. उसके बाद आया कैसेट, है ना. टेप रिकॉर्डर में ये कैसेट को डाल के हम गाने सुनते थे. और उसके बाद आया सीडी. तो म्यूजिक इंडस्ट्री से बेसिकली आया ये पूरा रेवोल्यूशन. सीडी वॉज यूज्ड एज अ वेरी इफेक्टिव टूल फॉर लिसनिंग टू म्यूजिक. देन वी रियलाइज कि इसमें इतना सारा डेटा हम स्टोर कर सकते हैं, तो क्यों ना इन सीडीज का कुछ प्रोडक्टिव पर्पस भी किया जाए. खाली म्यूजिक करने से कुछ होने वाला नहीं है. तो आइए देखते हैं कि ये सीडी राइटिंग, रीडिंग, रिकॉर्डिंग ये सब कैसे होता है और सीडी कितने लेयर्स की बनी होती है. ठीक है, आपकी स्क्रीन पे 2 पिक्चर आएंगे. ओके, दोनों में कुछ बातें कॉमन है, खाली एक चीज अलग है. जो बातें कॉमन है वो हम पहले देख लेते हैं. सबसे पहले सीडी के जो लेयर है वो क्या होते हैं? 4 लेयर होते हैं. लेबल, एक्रेलिक, एल्यूमिनियम एंड प्लास्टिक. ओके, अब जो सबसे इंपॉर्टेंट लेयर है वो कौन सा है? एल्यूमिनियम है. क्योंकि आप अगर गौर से देखोगे तो वो एक अलग अलग लेवल्स में जा रहा है. ये अलग अलग लेवल्स में क्यों जा रहा है? क्योंकि उसकी जो रिकॉर्डिंग हुई है ना वो बाइनरी लैंग्वेज में हुई है, मतलब 0101 लैंग्वेज. ओके, जो कंप्यूटर की लैंग्वेज होती है वो. अब जो भी हमको रिफ्लेक्ट करना है, जो भी हमें सुनना है, जो भी हमें रिकॉर्ड करना है, उसका लेवल ऊपर चला गया है. और जो हमें नहीं सुनना है उसका लेवल नीचे आ गया है. तो जो हमें सुनना था उसका लेवल ऊपर है. तो नीचे के डायग्राम में देखो, एक लेजर इंस्ट्रूमेंट होता है जो लेजर रेस छोड़ेगा, और अगर वो सेंसर पे एग्जैक्ट रिफ्लेक्ट हुआ तो वो सीडी उस चीज को पढ़ेगी, सुनेगी, फील करेगी. और जो एरिया नीचे की तरफ है, ओके, वो देखो आप, लेजर लाइट छोड़ तो रहा है लेकिन सेंसर पे नहीं गिर रहा है, सेंसर के आगे आके खत्म हो रहा है. तो वो ये सीडी रीड नहीं करने वाला. और इसीलिए कुछ गाने होते हैं ना जिसमें ढिंग चुक ढाक चुक बीच में गैप होती है, तो वो गैप इज रिफ्लेक्टेड बाय द फर्स्ट डायग्राम ऑन द टॉप. और जो म्यूजिक एक्चुअली सुनाई देता है दैट इज रिफ्लेक्टेड बाय द लोअर पार्ट ऑफ द डायग्राम. ओके, सो ऐसे एक सीडी राइट होती है, रीड होती है, और उसके ये कंटेंट्स होते हैं. ये उसका मैकेनिज्म होता है. ओके, अब आप सारा डेटा सीडी पे रिकॉर्ड कर सकते हैं और वो डेटा आप कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं. इसके लिए आपके पास सीडी ड्राइव होना चाहिए कि सीडी अंदर डाली और उसमें से जो डेटा है उसको हमने एक्सेस करना शुरू कर दिया. ठीक है, तो रिकॉर्डिंग ऐसे होती है. और आपने देखा होगा तो लेजर है ना, घूमता नहीं है. लेजर का जो बीम होता है वो एक ही जगह पे होता है, और जो सीडी है वो अंदर ड्राइव में घूमती है. तो कई बार आप जब सीडी ड्राइव को खोलेंगे ना, सीडी सुन रहे थे आप सीडी ड्राइव का जो एग्जिट बटन है वो प्रेस करेंगे, और जैसे ही वो ट्रे बाहर आएगी आपको दिखेगा कि उसमें सीडी अंदर अंदर घूम रही थी. ठीक है, सो मैकेनिज्म ऐसा है कि सीडी अंदर घूमती है, ये लेजर रीडर जो है वो एक ही जगह पे रहता है, और उसका सेंसर भी एक ही जगह पे होता है. ठीक है, अंडरस्टूड. चलिए, ये मैकेनिज्म आपको समझ में नहीं आया तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये तो खाली आपकी नॉलेज के लिए था. आपको लेफ्ट साइड ऑफ द पोर्शन है, खाली वही लर्न करना है. और एग्जाम में पूछेंगे डेटा सीडीज 1 मार्क का या 2 मार्क का, तो यही स्टोरी लिख के आनी है. ओके, चलिए अब डिफिकल्टीज इन यूजिंग डेटा सीडीज. सबसे पहला, सिंस इट कंटेन्स अ ह्यूज साइज ऑफ डेटा इट बिकम्स कॉम्प्लिकेटेड टू यूज इट. साइज ऑफ डेटा इज इमेंस, इट्स ह्यूज, तो उसको यूज करना बहुत ही ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड होता है, क्योंकि कहां पे कौन सा डेटा है ये चेक करना भी एक टैलेंट है. और ये कभी कभी प्रॉब्लम इसीलिए भी होता है क्योंकि डेटा एक दूसरे के ऊपर ओवरराइट भी हो जाता है. सो इट बिकम्स वेरी कॉम्प्लिकेटेड टू यूज कि भाई कौन सा डेटा कौन सी स्ट्रिंग पे है वो हमें मालूम होता नहीं है. देन कम्स देयर आर सेवरल शीट्स इन अ सीडी.
and one must have the knowledge regarding searching the relevant data. So अलग अलग शीट्स सीडीज पे होती हैं, तो आपको ये नॉलेज होना चाहिए कि सीडी पे जाके सर्च करने का कैसे. You need to know what is Finder, you need to know what are the search tools available to reach the exact data at the same place where the CD has that data stored. तो ये कुछ दिक्कतें आ रही थी in using the compact disk, और इसीलिए ये फिर आउटडेटेड हो गया और अब सारा डेटा आपको कहाँ मिलता है, क्लाउड पे मिल जाता है. तो अभी ये कंसेप्ट इस्तेमाल नहीं होते. ठीक है, अंडरस्टूड, कोड आउट. तो बस फिर आज के लिए इतना ही. ओके बाय.